ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से लिए गए क्वेश्चन है। परीक्षा में छपने वाले सभी प्रश्न हैं, तो यह प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की परीक्षा से लिए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सभी लोग पेपर और पेन लेकर बैठिए और इस क्वेश्चन को नोट भी करते रहिए। सही उत्तर इसका क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 25 इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। तो वर्तमान में कुल कितने भाग हैं, तो वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल हिस्से केवल 22 थे। तो मूल संविधान में कितने थे, तो 22 भाग थे, लेकिन बाद में संशोधन के द्वारा 3 नए भागों को सम्मिलित किया गया था। भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा जो दुनिया में सबसे लंबा है, जिसे 26 नवंबर 1949 को लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के बाद अपनाया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे, क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, अगला ऑप्शन सी दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताएंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका सही उत्तर होगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। IMF की कल्पना जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी। अगला पॉइंट दिया गया, IMF को औपचारिक रूप से 27 दिसंबर 1945 को अपनाया गया था। विश्व बैंक का सदस्य राष्ट्र स्वतः ही IMF की सदस्य बन जाता है। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किसके पास स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद इसका सही उत्तर होगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को प्रशिक्षित करता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। अगला पॉइंट, IPS कैडर को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो IPS कैडर को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अकादमी की स्थापना 15 सितंबर 1948 को माउंट आबू राजस्थान में सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में की गई थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कठोर कोयला जिसमें 80% से 90% कार्बन होता है वह कौन सा है, आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताएंगे, क्या होगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एंथ्रेसाइट। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। कोयला को मुख्य रूप से 3 प्रकारों लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट में वर्गीकृत किया गया है। एंथ्रेसाइट इसे उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है क्योंकि इसमें 94 से 98% कार्बन सामग्री होती है। बिटुमिनस इसमें 78 से 86% कार्बन सामग्री होती है। यह एक ठोस तलछटी चट्टान है जो काले या गहरे भूरे रंग की होती है। लिग्नाइट इसमें 28 से 30% कार्बन की मात्रा होती है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो लिग्नाइट का उपयोग, इसमें 28 से 30% कार्बन की मात्रा होती है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको कॉपी में नोट कर लेना है। अगला प्रश्न दिया गया है,
अगला प्रश्न पूछा गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए फतेहपुर, ऑप्शन बी इसमें फतेहपुर की जवाब फतेहपुर होना चाहिए था, फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, ऑप्शन डी मुरादाबाद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश अपने पीतल के हस्तशिल्प के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। तो मुरादाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। मुजफ्फरनगर को मुख्य रूप से भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। मिर्जापुर विंध्याचल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। मिर्जापुर लाल पत्थर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल पत्थर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद। सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को किस रूप में जाना जाता है? तो सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को किस रूप में जाना जाता है पूछा गया। ऑप्शन ए धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन बी महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन सी निर्वाण, ऑप्शन डी परिनिर्वाण। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी महाभिनिष्क्रमण। सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण का तात्पर्य 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने घर से चले जाने से है। तो सिद्धार्थ के अपने घर से चले जाने से क्या है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में सिद्धार्थ के पहले धार्मिक उपदेश को संदर्भित करता है। अगर धर्मचक्र परिवर्तन पूछा जाए तो उनके से सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था उससे संबंधित है। निर्वाण का तात्पर्य बोधगया में बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति से है। और परिनिर्वाण का तात्पर्य कुशीनगर में सिद्धार्थ की मृत्यु से है। तो परिनिर्वाण की बात करें तो कुशीनगर में सिद्धार्थ की मृत्यु से है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दाहोद योलो किस फसल की उन्नत किस्म है? तो दाहोद योलो किस फसल की उन्नत किस्म है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मूंगफली। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चना। दाहोद योलो चना की उन्नत किस्म है। दाहोद योलो चने की उन्नत किस्म है। दाहोद गुजरात के दाहोद जिले में दुधमती नदी के तट पर स्थित एक शहर है। चने का नाम उसी के नाम पर रखा गया है। चने को आमतौर पर काबुली चना के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग मानव उपभोग के साथ साथ पशुओं को खिलाने में भी किया जाता है। रबी के मौसम में चना आमतौर पर सूखी फसल के रूप में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उकाई बांध कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन दिया गया है माही, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कर्ज, ऑप्शन डी तापी। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, तापी नदी पर स्थित है उकाई बांध। उकाई बांध उकाई नदी पर स्थित है जो गुजरात के तापी जिले से होकर बहने वाले तापी नदी की सहायक नदी है। यह बांध वर्ष 1972 में बनकर तैयार हुआ था। बांध की लंबाई 4,962 मीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 62,000 वर्ग किलोमीटर है। इस बांध को बल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस बांध का अगर दूसरा नाम भी पूछें तो बल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा लेटेराइट मृदा से अधिक पाई जाती है? तो निम्नलिखित में से किसकी मात्रा लेटेराइट मृदा से अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन सी पोटास, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी पोटास इसका सही उत्तर होगा। लेटेराइट मृदा इन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है, जबकि लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। ये मृदा पहाड़ियों की चोटियों और ऊपरी इलाकों में विकसित होती हैं। भारत में ये ज़्यादातर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और असम के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। तो ज़्यादातर भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम की पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है कौन सी? लेटेराइट मृदा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है पूछा गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 332, ऑप्शन बी अनुच्छेद 363, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360।
तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368 जो है संविधान के संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 368 भारत के संविधान के संशोधन करने में देश के मौलिक या अंतिम कानून बदलाव करना शामिल है। भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। यह प्रक्रिया भारत के पवित्रता के संविधान की रक्षा करती है और भारत की मनमानी शक्ति की संसद को रोकती है। 1971 और 1976 में क्रमशः पारित 24वें और 42वें संशोधनों ने अनुच्छेद 368 में संशोधन किया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को के रूप में जाना जाता है तो किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन बी, मिंटो मार्ले सुधार, ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी, क्रिप्स मिशन योजना। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, मिंटो मार्ले सुधार के रूप में जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम को मिंटो मार्ले सुधार के रूप में जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसे आमतौर पर मार्ले मिंटो या मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जो ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि लाता है। तो सही उत्तर उसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा लगभग कितने अनुयायियों के साथ शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा लगभग कितने अनुयायियों के साथ शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 60। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 80 अनुयायियों के साथ शुरू हुई थी दांडी यात्रा। आपको याद रखना है और कॉपी में नोट भी करते रहना है। दांडी मार्च 1930 में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक गांधी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान लॉर्ड इरविन वायसराय थे। सरोजिनी नायडू उन नेताओं में शामिल थी जो दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी के साथ थी। तो सही उत्तर उसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 80। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सी मजमूदार, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1938 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सत्र में की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस का 91वां सत्र था। सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार ब्रिटिशों को स्वतंत्रता की मांग करने के लिए 6 महीने का एक अल्टीमेटम दिया गया था, जिसे विफल करते हुए कांग्रेस ने उन्हें एक अखिल भारतीय संघर्ष शुरू करके भारत से बाहर कर दिया। निम्नलिखित हड़प्पाकालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? निम्नलिखित हड़प्पाकालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? ऑप्शन ए धोलावीरा और मेहरगढ़, ऑप्शन बी कोलदीवा और राखीगढ़ी, ऑप्शन सी लोथल और कोलदीवा, ऑप्शन डी धौलीवीरा और लोथल। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर जब इस सभी लोग बताइए इसका क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा और लोथल जो है गुजरात में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता लगभग 4700 साल पहले समृद्ध हुई थी। हड़प्पा सभ्यता लगभग 4700 साल पहले क्या हुई थी? समृद्ध हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के शहर मुख्य रूप से सिंधु नदी की घाटी में फले फूले और भारतीय उपमहाद्वीप के शुरुआती शहर हैं। ये शहर पाकिस्तान में पंजाब और सिंध और भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में स्थित हैं। तो ये शहर कहाँ कहाँ? पाकिस्तान में, पंजाब और सिंध और भारत में गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और पंजाब में स्थित हैं। हड़प्पा के शहर धौलावीरा और लोथल कहाँ स्थित हैं? तो गुजरात में स्थित हैं, आपको बताया जा चुका है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा और लोथल होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यूपी SSC द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे और कॉपी में नोट भी करते रहना है। ऑप्शन दिया गया है पाली, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन सी सुरसैनी, ऑप्शन डी अर्ध मागधी। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी अर्ध मागधी। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी अर्ध मागधी भाषा में अपना प्रवचन दिया था, आपको याद रखना है। जैनियों के अंतिम और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने लगभग 2500 साल पहले अपना संदेश दिया था। वह लिच्छवियों एक समूह जो वज्जी संघ का हिस्सा था के क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में वह घर छोड़कर जंगल में रहने चले गए। तो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा था और जंगल में रहने चले गए थे। 12 वर्षों तक उन्होंने एक कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। उसके पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वर्धमान महावीर को 12 वर्षों के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपसे पूछा जाए कि वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों के बाद हुई थी? 12 वर्षों के बाद, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है,
निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका जो है, भारत श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, आपसे पूछा गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। श्रीलंका और भारत को हिंद महासागर अलग करता है, तो श्रीलंका और भारत को हिंद महासागर अलग करता है, इसलिए श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा और भारत द्वारा साझा नहीं की जाती है। श्रीलंका भारत का समुद्री पड़ोसी है, तो श्रीलंका भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। बांग्लादेश वह देश है जिसके साथ भारत अपनी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश वह देश है जिसके साथ भारत अपनी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा साझा करता है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है, संसद की शुरुआत किससे होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। संसद की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन ए प्रश्नकाल, ऑप्शन बी शून्यकाल, ऑप्शन सी नियुक्ति, ऑप्शन डी प्रश्न और शून्यकाल दोनों। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रश्नकाल। संसद की शुरुआत किससे होती है? तो प्रश्नकाल से शुरू होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। संसद का सत्र प्रश्नकाल से शुरू होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। संसद का सत्र प्रश्नकाल से शुरू होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नकाल संसद का सबसे जीवंत काल होता है। प्रश्नकाल संसद का सबसे जीवंत काल होता है। अगर पूछा जाए संसद का सबसे जीवंत काल कौन सा होता है, तो प्रश्नकाल होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तब। इस एक घंटे के दौरान एक घंटे के दौरान संसद सदस्य मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और उन्हें मंत्रियों के कामकाज के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। संसद जो प्रश्न पूछते हैं वे सूचना प्राप्त करने और मंत्रियों द्वारा उपयुक्त कार्रवाई को गति देने के लिए रूपांकन किए गए हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए प्रश्नकाल होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें। 1967 में अशोक चक्र वर्ग सेकंड का नाम बदलकर कर दिया गया था, तो क्या कर दिया गया था? ऑप्शन दिया गया अशोक चक्र, ऑप्शन बी कीर्ति चक्र, ऑप्शन सी शौर्य चक्र, ऑप्शन डी वीर चक्र। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कीर्ति चक्र। 1967 में अशोक चक्र वर्ग का सेकंड का नाम बदलकर कीर्ति चक्र कर दिया गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1967 में पहले कीर्ति चक्र को अशोक चक्र वर्ग सेकंड के रूप में जाना जाता था। कीर्ति चक्र एक भारतीय सैन्य अलंकरण है जो युद्ध के मैदान में वीरता, बहादुरी, आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह नागरिकों के साथ साथ सैन्य सदस्यों को भी दिया जा सकता है और इसे मरणोपरांत दिया जा सकता है। यह महावीर चक्र का शांति काल समकक्ष है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कीर्ति चक्र। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? तो निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, आपसे पूछा गया। आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए प्रियदर्शनी, ऑप्शन बी तन्वी शाह, ऑप्शन सी ऋषिकेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तन्वी शाह। तन्वी शाह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इनमें से पहली भारतीय महिला कौन है? तो तन्वी शाह हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। तन्वी शाह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तन्वी का जन्म 1 दिसंबर 1985 को तमिलनाडु भारत में हुआ था। उन्होंने तमिल, हिंदी और तेलुगु में गाया है। फिल्म युवा के लिए उनकी सबसे यादगार धुन फना थी। सितार वादक पंडित रविशंकर 1968 में ग्रैमी जीतने वाले पहले भारतीय थे। और पहले भारतीय महिला पूछा जाए तो तन्वी शाह थी। और सबसे पहले किसने जीता था? तो रविशंकर ने 1968 में ग्रैमी जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा तन्वी शाह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा मांसाहारी पौधा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा मांसाहारी पौधा आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए क्लार्किया, ऑप्शन बी ड्रोसेरा, ऑप्शन सी एलिसस, ऑप्शन एलिसम, ऑप्शन डी होली लॉक। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी ड्रोसेरा एक मांसाहारी पौधा है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। वे जंतु जो दूसरे जंतु का भक्षण करते हैं वे मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। तो वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं वो क्या कहलाता है? मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। पौधों में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। ऐसे पौधों में रूपांतरित पत्तियां होती हैं जिन्हें पिटफॉल ट्रैप के रूप में जाना जाता है। कीट इन जालों की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे अन्य पौधे हैं जैसे ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकलेरिया आदि। ये घटपर्णी पौधे के पाचक रसों
से बच जाते हैं। तो सही उत्तर उसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रोसेरा होगा। अगला प्रश्न, बेसिल कैलमेटे गुएरिन बीसीजी के लिए एक टीका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी तपेदिक टीबी, ऑप्शन सी मम्पस, ऑप्शन डी प्लेग। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, और बेल आइकन भी क्लिक करेंगे जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक या टीबी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, बीसीजी का मतलब बेसिल कैलमेटे गुएरिन है। तो बीसीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आपको कॉपी में नोट कर लेना है, बेसिल कैलमेटे गुएरिन है। यह तपेदिक टीबी रोग के लिए एक टीका है। तो यह जो है टीबी रोग के लिए एक टीका है। तपेदिक टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो आपको याद रखना है के कारण होता है। टीबी किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। तपेदिक टीबी आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। बीसीजी टीके पर सबसे पहले WHO विशेषज्ञ समिति ने अपनी 13वीं रिपोर्ट में जैविक मानकीकरण पर विचार किया था। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, टीबी होगा, तपेदिक या टीबी होगा। तो जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।